हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पास का पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो के मूलों की संख्या होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक द्विघात समीकरण जो होती है, उस समीकरण में जो मूलों की संख्या होती है वो सदैव दो होती है। रैखिक समीकरण की बात आती है तो रैखिक समीकरण के मूलों की संख्या एक होती है, और इसके अलावा अगर त्रिघात समीकरण हो तो त्रिघात समीकरण में मूलों की संख्या तीन होती है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण कहा गया है 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो के मूलों की संख्या होगी। तो बच्चों, यहाँ पर इसके मूलों की संख्या होगी दो। ठीक है। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो फिर हमको इसको पूरा सॉल्व करना होता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद क्या होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमको 10वां पद निकालना है। तो इसका 10वां पद निकालने के लिए हमको क्या करना है, सर्वप्रथम इसको जो है इसका 10वां पद निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि हमें पहले प्रथम पद समझना है। प्रथम पद a बराबर 2 है, और दूसरा पद यानी कि a2 इक्वल टू 7 है, a1 और a2। इससे हमारा d निकल जाएगा बच्चों। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास है 7, और माइनस a1 है हमारे पास 2। तो 7 में से 2 गया तो बचा 5। तो d बराबर हमारे पास 5 आएगा बच्चों। और इसमें n यानी कि कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो n इज इक्वल टू बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर निकाल देते हैं ए एन का फॉर्मूला लगा के, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला हो गया। तो a हमारे पास बच्चों हो गया 2, प्लस n का मान हो गया 10, 10 माइनस 1, और d का मान हो गया बच्चों यहाँ पर 5। तो इससे 2 प्लस 10 में माइनस 1 यानी कि 9, 9 इंटू 5। तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 9 5 जा 45। तो इनको ऐड करके आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 47। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बच्चों, तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लगा किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों इसमें हमको जो दिया गया है, भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो हमारे पास जो भुजाओं का अनुपात है बच्चों, भुजाओं का अनुपात वो दिया गया है हमको 4:5। तो आपने समरूपता वाले त्रिभुज में पढ़ा हुआ है कि जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है बच्चों, वो होता है भुजाओं के अनुपात का वर्ग। भुजाओं के अनुपात का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया गया है 4:5, और अगर हम इसका 4/5 का वर्ग कर दें तो यहाँ पर आ जाता है बच्चों 16। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो जब भी आपको भुजाओं का अनुपात दिया हो और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए बच्चों, तो आपको सीधे सीधे जो भुजाओं का अनुपात दिया होगा उसका वर्ग कर देना है, और सूत्र लिख देना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो उसके भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 9 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x² माइनस 9 इक्वल टू 0 गिवन है, आपको दिया गया है।
अब इसमें क्या कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस इस 9 को लिख सकते हैं बच्चों 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ हमारा लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाता है बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यही हमारा जो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसके शून्यक निकालेंगे। इसके शून्यक हो जाएंगे एक्स माइनस 3 इक्वल टू, पहले 0 रख देंगे, पहले एक टर्म के इक्वल टू 0 रखा जाएगा, तो इससे हमारा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, इससे हमारा एक्स 3 आ जाएगा। और दूसरा हमारा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस 3। तो इस तरीके से हमको इसका हल ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो इसको हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए माइनस बी में हमारा आ गया एक्स माइनस 3, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो एक्स माइनस 3 बन जाएगा बच्चों पहला। और दूसरा एक्स प्लस 3 में हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 3 दूसरा ऑल टर्म। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे। इन दोनों से अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं, इनको हम शून्य कहते हैं। और एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा। और दूसरा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कॉट ए इक्वल टू 8/15, तो 10a का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू 1/10a होता है, या अगर आपको 10a इक्वल टू निकालना हो तो 1/cot a कर देना चाहिए। तो यही हमको निकालना है, आपके पास 10a ही निकालना है, तो 1/cot a कर लेते हैं। तो 1/cot a की वैल्यू है बच्चों ये 8/15। और अगर हम इसको हल करेंगे तो 15 ऊपर आ जाएगा और 8 हर में चले जाएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 10a का मान, यानी कि जो कॉट ए की वैल्यू थी 8/15, और उसका अपोजिट हो जाता है 10a, यानी कि 15/8। ठीक है, तो 15/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों, यहाँ पर जो है वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है और त्रिज्या निकालनी है। तो जैसे आपका माना ये एक वृत्त है, तो इस वृत्त के हमको त्रिज्या निकालनी है आर, और जबकि इसका जो परिमाप है, परिमाप का मतलब होता है इसके परिधि बच्चों, तो परिधि होगी इसकी किनारा हो गया, और इसके अंदर का भाग, ये दोनों बराबर है ऐसा कहा गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम वृत्त का परिमाप लगा देते हैं। वृत्त का परिमाप यानी कि 2πr होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो होता है πr²। ठीक है, अब इन्होंने क्या कह दिया कि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो भाई क्षेत्रफल हमारा πr² है और परिमाप है 2πr। ठीक, तो πr² किसके बराबर हो जाएगा, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, πr² बराबर 2πr है, तो इससे हमारा पाई से पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और देखिए यहाँ पर आपके पास जो r² है, इसके पास 2r होते हैं, तब r मल्टीपल r r² बन जाता है, और इधर भी एक r है, इस r से अगर r को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास 2 भी था, 2r है यहाँ पे, तो 2 बचेगा यहाँ पे बच्चों, तो r इक्वल टू हमारा फाइनली आ जाएगा 2। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आप समझ सकते हैं दोनों में दो, इसके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है 2r है, उसके बाद r² है, और राइट हैंड साइड एक ही आर है, तो दोनों साइड से एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लेफ्ट साइड एक आर बच जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों,
तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास आर बच जाएगा, इसके पास एक आर बच जाएगा, बट इसका ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक आर बचेगा इसका, और इधर आपका केवल 2 बचेगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया। तो फाइनली पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर रख देंगे, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर हो गया बच्चों। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है और इसके बाद आर है, तो एक एक आर कैंसिल हो जाएंगे। तो बाईं ओर एक आर बच जाएगा और दाईं ओर केवल 2 बचेगा। तो त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों इसकी, आर बराबर 2 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हल कीजिए। तो ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा इसको, और एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 रख देंगे बच्चों, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा। और दूसरा एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इससे ये 2 बार करा चुका हूँ इसको, पहले भी कर लिया है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये कहता है कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 4, 10, 16, 22 डॉट 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 का अगला पद क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमको क्या करना है, हमको डिफरेंस समझना है। तो यहाँ पर 4 और 10 के बीच जो डिफरेंस है वो है आपका 6, 6 और 16 के बीच भी आपका जो है 6 का है, 22 और 16 के बीच भी 6 का है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4। तो अब हमको निकालना है बच्चों यहाँ पे A5। तो A5 इक्वल टू हो जाता है A4 प्लस D। तो ये आपका डिफरेंस जो है इसको D कहते हैं। तो A4 प्लस D से हमारा हो जाएगा A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A4 की वैल्यू कितनी हमारे पास 22 है, चौथे नंबर का पद 22 है। ठीक है, 22 है चौथे नंबर का पद। और जो सारवंतर D आ रहा है बच्चों इनके बीच को डिफरेंस वो 6 है। ठीक है, तो चौथे पद में अगर हम D जोड़ देंगे तो हमारा 22 और से 28। तो इस प्रश्न का जो अगला पद आएगा बच्चों वो आ जाएगा 28। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ओके, 28 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कहते हैं कि साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे साइन, यहाँ हमको दिया गया है क्वेश्चन में साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 एंड साइन 65 का मान बताइए। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, साइन 25, इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे। बट ये जो कॉस 65 है, इस कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम साइन 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा। तो ऐसे कॉस 65 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 25। इसको दोबारा करेंगे बच्चों, ये हो गया है गलत। इसको दोबारा करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है कि 65 नहीं होगा, वहाँ पे 25 होगा। ठीक है, दोबारा करते हैं। देखिए साइन, ये हो गया हमारा साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65 बच्चों। ठीक है, अब ये साइन को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हम लिख सकते हैं साइन 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 बनेगा बच्चों। ठीक है, 90 में से 65 माइनस कर देंगे, कितना बन जाएगा हमारा, 25 बन जाएगा। और दूसरा हमारा कॉस 65 तो हमारा लिखा ही है अपनी जगह पे, प्लस
यहाँ हम cos 65 को चेंज कर लेते हैं, तो cos 25 को चेंज कर लेते हैं, cos 90 माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, 65 बन जाएगा, और साथ ही साथ sin 65 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो एक एक हम दोनों टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो हमने sin 25 को क्या लिख दिया बच्चों, sin 90 माइनस 65, भाई 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। cos 65 हमारा अपनी जगह पे है। वैसे ही cos 25 को क्या लिख दिया हमने, cos 90 माइनस 65, 90 में से 65 माइनस करें तो 25 आ जाता है, और sin 65 अपनी जगह पे ही है। ठीक है, अब देखिए, अब लग जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि साइन फॉर्मूला क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू था कॉस थीटा। ठीक है, तो ये लग जाएगा हमारा इसमें, साइन 90 माइनस थीटा वाला इसमें लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा cos 65 बन जाएगा बच्चों। और एक हमारा cos 65 पहले से ही है। यहाँ cos 90 माइनस 65 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 65, और यहाँ ऑलरेडी sin 65 बैठा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो cos 65 कितनी बार आ गया बच्चों, हमारे यहाँ पे 2 बार आ गया, तो cos² 65 बन गया, और प्लस ये sin 65 भी 2 बार आ गया, तो बन गया sin² 65। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन चुका है, sin² cos² प्लस sin², यानी कि आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 1। आपने पढ़ा है कि sin² प्लस cos² इक्वल टू 1, या sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है, तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि nवां पद दिया गया है बच्चों इसमें, तो nवां पद जो दिया गया है 2n+1 दिया गया है। तो nवां पद जब 2n+1 दिया गया है, तो भाई 10वां पद कौन सा कठिन हो जाएगा भाई। 10वां पद का मतलब है जब n का मान क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, 2 × 10+1, तो 10×2 = 20 हो जाएगा बच्चों, 20+1 कितना हो जाएगा, 21। तो इसका 10वां पद कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जितने पद हैं उसको 2 से मल्टीपल करने की बात की है और +1 करने की बात की है, तो श्रेणी का अगला पद निकल जाता है। ठीक है, तो n की जगह क्या यूज़ करना है आपने, जो पद पूछा जाए उसको n की जगह यूज़ करना है। अगर इसी जगह 15वां पद पूछता बच्चों, तो n की जगह 15 रख देते, तो 2 × 15 + 1 आंसर हो जाता। ठीक है, 15×2 = 30, 30 और 31 हो जाता। ठीक है, बट अभी यहाँ पे ऐसा है नहीं, अभी ये वाला पार्ट हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बाकी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज बिटवीन 0 या 0 से बड़ा, और उसके अलावा 1 या 1 से छोटा होता है। ठीक है, प्रायिकता का मान सदा 0 और 1 के बीच में होता है, यह तो 0 हो गया, या 1 होगा, या 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं हो सकता कहा गया है, तो हमारे पास पहले नंबर पर जो ऑप्शन है ये 1/3, ये बिल्कुल सही है, प्रायिकता का मान 1/2 1/3 हो सकता है। सेकेंड नंबर पे दिया गया बच्चों 15%, इसका मतलब है 15% का मतलब होता है बच्चों बट्टे में 100, तो 15 के बट्टे में अगर 100 आ जाए, तो प्रायिकता में तो हमेशा यही होना चाहिए कि जो हर में है वो संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल प्रायिकता संभव है। थर्ड नंबर पर हमारे पास -2 है, तो बच्चों ये जो मान है ये शून्य से छोटा हो गया है, ये शून्य से भी छोटा हो गया, यानी कि 0 से भी लेस ही हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 से भी लेस हो गया, तो यही मान गलत हो रहा है इसमें, तो यही प्रायिकता इसकी नहीं हो सकती है, तो इस प्रश्न के अनुसार ऑब्जेक्टिव यही सही होगा, बट वैसे ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखें तो बच्चों 0.3 है, और अगर इसको पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसको हम 3/10 भी लिख सकते हैं, तो 3/10 भी प्रायिकता पॉसिबल होती है। अगला क्वेश्चन होगा कि 10a + b = √3 एंड
टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो ए और बी निकालना है इसमें। तो बच्चों यहाँ पर ए और बी निकालना है हमको, तो इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे 10a+b हमको दिया है इक्वल टू √3 दिया गया बच्चों। ठीक है, तो इसको हम अगर चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, 10a+b इक्वल टू बन जाएगा बच्चों हमारा √3 का मतलब है हमारा 10 बन जाएगा 30, क्योंकि 10 में 30 की ही वैल्यू √3 होती है। सॉरी, 1060, क्योंकि 60 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है बच्चों, और दूसरा नेक्स्ट हमारे पास है 10a-b और इक्वल टू दिया है 1/√3। तो इसको अगर हम चेंज करें तो 10a-b इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 1030। 1030 की वैल्यू होती है। अब देखिए दोनों साइड हमारे पास 10 आ रहा है, दोनों और 10 आ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, a+b इज इक्वल टू 60 और a-b इक्वल टू 60 बच गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब इतने हिस्से को हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा इरेज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से हमारा हो जाएगा a+b, यहाँ से बच जाएगा a+b इक्वल्स 60 एंड a-b इक्वल्स 30। ठीक है, तो a+b ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। ए बी और बी कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस होने की वजह से, और ए और ए 2a हो जाएगा। 60 और 30 मिलके बच्चे यहाँ पर 90। देन ए इज इक्वल टू 90/2 यानी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ए 45 हो गया, तो ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 है हमारा, इक्वेशन 2 है। ए की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रख देते हैं बच्चों, तो हमारा 45 प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या, 60 माइनस 45, देन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 15। बी की वैल्यू 15 आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, और ए की वैल्यू 45। तो ए का मान हमारे पास 45 डिग्री आ गया और बी का मान 15 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कहता है कि x² माइनस √3 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो x² माइनस 3 का शून्य ज्ञात कीजिए कहता है। तो इसको कर देंगे हम x² माइनस √3 का स्क्वायर। किसी भी नंबर को हम √3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपका कभी किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर में करना है तो उसको उसके ऊपर रूट लगा के उसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया हमारा a² माइनस b², तो बन जाएगा a माइनस बी और a+b। इससे हम शून्यक निकाल देते हैं। तो पहले x माइनस √3 जो हमारा आंसर आया है इक्वल टू 0 रख देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3 दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। दूसरा हमारा x प्लस √3 है इक्वल्स 0 रख के, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -√3। ठीक है, x क्या आ जाएगा, -√3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर कोई वृत्त है और उसके जो है त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए हमको त्रिज्या तो दी नहीं गई है, तो r ही हमको लेना है। तो सीधे सीधे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। ये सीधे सीधे फॉर्मूला ही यूज हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनका माध्य ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले माध्य का हमको क्या करना पड़ता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है।
यानी कि पहले या तो आरोही क्रम में लिख सकते हो या ऑब्लिक अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनमें से देखिए हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। सीधे सीधे आपने माध्यक निकालने के लिए बीचों बीच की संख्या सीधे नहीं लेनी है, यहाँ पर हमको पहले आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले तो 20 आ जाएगा, और 20 के बाद आप देख रहे हैं 25 आ रहा है, इसमें 25 आ जाएगा, और 25 के बाद फिर 28 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 33 आ जाएगा। 33 के बाद फिर हमारा 38 38 आ जाएगा। 38 के बाद बच्चों यहाँ पे 40 आ जाएगा। 40 के बाद फिर 42 का आ जाएगा। 42 के बाद 43 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टोटल नंबर्स हैं। तो हमारा ठीक मिड मिड पॉइंट, यानी कि जो बीचों बीच में आता है, वो आएगा आपका कौन सा टर्म, पाँचवा टर्म। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिफ्थ वाला टर्म ही इसका माध्यक हो जाएगा। तो बच्चों माध्यक बराबर कितना आ जाएगा इसका, 33 इसका आंसर हो जाएगा, 33। ठीक है, यही इसका माध्यक है, बट निकालने का तरीका अलग है, इसलिए तो आप लोग इसको पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि HCF 306 657 इक्वल टू 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए इनका। तो भाई हमारे पास जो होता है एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणन। ठीक है बच्चों, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम बच्चों हमें यहाँ पे दिया निकालना है। ठीक, एलसीएम तो हमको निकालना है। इन्होंने एलसीएम निकालने की बात कही है कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। और HCF हमको जरूर दिया गया, HCF दिया गया बच्चों यहाँ पर 9। ठीक है, और इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं हैं, एक तो 306 है और दूसरा संख्या 657। ठीक है, तो इससे एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 बट्टे में आ जाएगा बच्चों, ये बट्टे में आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, तो ये 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं 30 को, 306 को, तो 9 3 27, 3 बचेगा और 9 चौको 36। तो हमारे पास बचता है बच्चों 34 गुणा 300 सॉरी 657। ठीक है, 34 गुणा 657 आप कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में परिमेय संख्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी संख्या परिमेय है हमको बतानी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर √3 आपकी अपरिमेय है, और √4 की बात करें तो √4 परिमेय हो जाएगा बच्चों। क्यों, यदि √4 को फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाता है यहाँ पे, और जो संख्या रूट के अंदर 2 बार होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इट मीन्स इसका आंसर जो आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका परिमेय संख्या यही बन रही है, बाकी तो सब अपरिमेय ही हो रहे हैं बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, और जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं बच्चों, √3 अपरिमेय है, इरेशनल है ये भी, √3 अपरिमेय है। पाई भी अपरिमेय है, पाई का मान 3.14 के अलावा पीछे को बहुत अनंत तक आते रहते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो 2 + √5 में √5 अपरिमेय है। ठीक है, तो 2 तो परिमेय है, बट √5 जुड़ गया उसके साथ, तो वो भी अपरिमेय हो गया। तो फाइनली बच्चों यहाँ पर जो परिमेय संख्या बनेगी, ये संख्या √4 है। और ये √4 अगर हम देखें तो इसका 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा केवल 2। ठीक है, तो यही परिमेय संख्या है। तो ये 2 आ गया इसका आंसर, और ये परिमेय संख्या मिल गई हमको। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इसको हम निर्धारित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं का वर्ग करके पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही ले लेते हैं। 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576
दोनों को जोड़ दें तो हमारा ये 449, 6 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 6 625 हो रहा है बच्चों। थर्ड नंबर आपका देखें तो यही ऑप्शन इसका सही भी बनने वाला लग रहा है, 25। तो 25 का अगर हम वर्ग करें बच्चों तो 625 ही होता है। कि किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग, यानी कि हमने 7 का वर्ग किया, 7 का वर्ग किया तो 49 है बच्चों, और 24 का वर्ग किया तो हमने 24 का वर्ग होता है 576, दोनों को जोड़ देंगे तो 625, और यहाँ पर 25 का वर्ग भी 625 होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझना होगा कि ये किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 का वर्ग तो 49 हो जाएगा, और प्लस 24 का वर्ग अगर ले लें तो 576 होता है, और 25 का वर्ग होता है 625। अब देख सकते हैं 49 और 576 को जोड़ के भी 625 होता है, 625 इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो ये तो प्रूव हो ही रहा है। दूसरे को देखें तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का वर्ग होता है 144, और 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, 25 और 144 जोड़ के भी 169 होता है बच्चों। तो यहाँ पर 160 है, वो दोनों साइड हो रहा है, तो ये दोनों आंसर इसके सही होंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही होंगे, ये और 103 दोनों सही हैं, यानी कि क्वेश्चन में मिस्टेक है। बट सॉल्व करने का तरीका ये है कि इन्हीं दो संख्याओं का वर्ग जो होना चाहिए और उनको जोड़कर तीसरी संख्या के वर्ग के इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों हम करा चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के याद कीजिए, इसको हम करा चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, भुजाएं जो है 4:9 में है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पहले ही बता चुके हैं। क्षेत्रफल का अनुपात का सूत्र क्या होता है कि भुजाओं के वर्गों के, या भुजाओं का अनुपात, ठीक है, और का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो भुजाओं का अनुपात कितना दिया हमको, 4:9 दिया गया है। तो 4:9 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 4 का 16 हो जाएगा, और 9 का 81 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 16:81 हो जाएगा। ठीक, 16:81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों का, यही क्वेश्चन है, इसको आप दोबारा देख लें एक बार और करके। यहाँ पर मूलों की संख्या पूछी गई है, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं इसको। समांतर श्रेणी का 10वां पद भी हम इसको निकाल चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, बिंदु 3, -2, 3, -2 किस चतुर्थांश में। तो बच्चों इसके लिए हमको चतुर्थांश टेबल समझनी पड़ेगी। इस तरीके से ये आपका एक्स एक्सिस होता है बच्चों, ये एक्स डैश, और ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, तो एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश में आप देखें तो ये एक्स के दोनों धनात्मक पॉइंट होते हैं, एक्स का भी वाई का भी। यहाँ पर जो होता है ये वाली साइड के ऊपर को माइनस और प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस तो माइनस का होता है, वाई एक्सिस प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और ये थर्ड। थर्ड में क्या होता है, ये भी माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस होते हैं। फोर्थ में क्या होता है, एक्स तो प्लस का होता है बट वाई माइनस का होता है। अब हमको जो आंसर दिया गया बच्चों, ये दिया गया 3, -2, यानी कि 3 तो प्लस का दिया है और 2 दिया है माइनस का। ठीक है, 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो इनमें से प्लस और माइनस किस में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये कहता है कि साइन स्क्वायर 75, इन्होंने दिया है साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 का मान क्या होगा। तो ये तो बन गया बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं 5, 15, 25 का एच सी एफ तथा एलसीएम क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे 5, 15 और 25 का एच सी एफ और एलसीएम पूछा गया है, दोनों एक साथ पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, इनका पहले एलसीएम कर लेते हैं।
ठीक है, पहले एलसीएम करेंगे, फिर उसके बाद आते हैं एचसीएफ पर। तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है हमको, इसमें एलसीएम के लिए हम करेंगे बच्चों इसमें इस तरीके से लाइन खींच देंगे और लिख देंगे 5, 15 और 25। ठीक है, बट ऐसे करके एक चीज़ है कि इसमें हमें एलसीएम तो मिल जाएगा, बट फिर हमको एचसीएफ के लिए दूसरी मेथड फिर लगानी पड़ेगी। इससे बढ़िया हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि एक ही मेथड से दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को लिख देंगे, यहाँ पर 15 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 25, भाज्य गुणन से कर देंगे। 5 को लिख देंगे 1 × 5, 15 को लिख देंगे 1 × 3 × 5, 25 को लिख देंगे 1 × 5 × 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 तो तीनों में ही आ रहा है, तो एचसीएफ तो सीधे सीधे बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आ जाएगा 5। ये फैक्टराइजेशन से है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जो जो तीनों में कॉमन आता है उसको एचसीएफ कहते हैं। बाकी अन्य जो तीनों में कॉमन आएगा उसको भी एक बार लिखेंगे, जो दो में कॉमन आएगा उसको भी एक ही बार लिखेंगे, बट जो जो अकेले अकेले आएगा सब में वो जो है अलग अलग लिखा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एलसीएम जो आ जाएगा 1 गुणा, फिर ये 3 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, फिर ये 5 आ जाएगा जो अकेला है, और फिर आ जाएगा आपका 5 के बाद फिर ये तीनों में जो 5 कॉमन आया है वो वाला 5 एक ही बार लिखा जाएगा। तो 5 पंचे 25, 75। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ तो आपका 5 आया, एलसीएम आपका 75 आ गया। तो आंसर आपका बी वाला इसमें सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद बहुपद इतने के शून्यक होंगे, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है 10 के 60 छात्रों के गणित में प्राप्तांक नीचे सारणी में दिए गए हैं, प्राप्तांकों को बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक के लिए हमको जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और दिया गया 50 से 60। ठीक है, और इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, और यहाँ लिखा जाएगा बारंबारता। ठीक है, आप सुनते हुए जो है उसको शुद्ध लिखेंगे बारंबारता। तो हमें दिया गया 6, 14, 10, 15, 5, 10। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको कहते हैं बच्चों F1। क्या कहते हैं इसमें, F1 कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 15 है, ये F1 बन जाएगी 15। ठीक, F1 बनी, इसके ऊपर की संख्या F0 होती है, और F1 के जस्ट नीचे की संख्या F2 होती है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास F0 = 10, F1 बराबर 15 एंड F2 = 5। ओके, तीनों हो गए। और देखिए इसके बीच जो H होता है डिफरेंस, H = बच्चे यहाँ पर डिफरेंस होता है, तो 10 और 0 के बीच डिफरेंस कितने का है, 10 का है। ठीक है, और उसके अलावा जो F1 होगा उसी के लेफ्ट साइड में लिमिट होती है, उसको L कहते हैं, लोअर लिमिट को। ठीक है, इस लोअर लिमिट को L कह देंगे, तो L = कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। अब हम इसका निकाल देते हैं बहुलक। यहाँ ये वाला काम हमारा हो चुका है पूरा, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद हमको बहुलक निकालना है। बहुलक का होता है, उसको मोड भी कहते हैं, मोड इक्वल होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 टोटल के इंटू में होता है बच्चों H। ठीक है, तो L तो हमारे पास 30 हो गया, प्लस F1 की वैल्यू होगी 15, F0 की वैल्यू 10, जो गिवन हमारे सारे वैल्यूज हमने निकाल दी थी। और उसके बाद 2F1 यानी कि 2 इंटू F1 बच्चों 15 हो गया, माइनस F0, F0 हो गया 10, और F2 हो गया आपका 5 हो गया, और इंटू में हो गया बच्चे यहाँ पे H हमारे पास है 10। ठीक है, तो ये हो गया 30 प्लस 15 - 10 हो गया 5, और नीचे देखें 15 दूना 30 माइनस 10 और 5 कितने हो गया 15, दोनों माइनस के थे, और इंटू में बच्चे यहाँ पे 10 फिर से दिया गया है। ठीक है, अब इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 30 प्लस 5 10 जा 50 हो जाएगा, ये 50/30 में से 15 गया तो 15 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दिया, और यहाँ 30 में से 15 घटा दिया तो
15 बचेगा, तो 50/15 हो गया, तो 30 धन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ऊपर ही इरेज करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना फॉर्मूले को। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा 30 प्लस ये जगह 50/15, तो 30 प्लस 15 का वहाँ 50 में दें तो 15×45, फिर 5 बचेगा, 0 15×45, तो 30 और 3.33, तो 33.33 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, ये 33.3। तो बच्चों ये हमारी टेस्ट सीरीज अभी की, जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग इसके लिए अपने को प्रिपेयर कर लें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लें, जिससे आपका इस प्री बोर्ड में आपका अच्छा एग्ज़ाम जा सके। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो यही बातें हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, अपने पढ़ाई को सीरियसली लें, मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा मेहनत करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए गुड लक। ठीक है, ओके।